जी फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है वो लगातार बढ़ते हुए भी जो जॉब्स की एक दिक्कत है वो कैसे सरकारों के लिए एक आज भी मेन मुद्दा बना हुआ है। या फिर मैं बात करूँ कि कैसे जो एक एनिमल अब्यूज़ है वो रिलेटेड है चाइल्ड अब्यूज़ के साथ में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अभी जो मेरे फ्रेंड्स इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम न सिर्फ करंट अफेयर्स और एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करते हैं, बट उसके साथ साथ में हमारा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप इन जनरल भी अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। आप जिस भी फील्ड में है, अगर आपको एक्सेल करना है, आपको ग्रो करना है, तो सिर्फ एकेडमिकली आप एक्सेल करके चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दें। और इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आज के लिए आपका सभी के लिए कोट है कि बोल्डनेस ब्रिंग्स कलर टू योर पर्सनैलिटी कैनवास। अभी डियर फ्रेंड्स, बोल्डनेस का क्या मतलब है? बोल्डनेस का मतलब है निडर या फिर एक ऐसा इंसान जो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। बोल्डनेस बोल लीजिए, करेजियस बोल लीजिए, या फिर एक जो कहते हैं ना कि अल्फा मेल जो पर्सनैलिटी। अब सिर्फ मेल का अल्फा मतलब मेल ही नहीं, आप कोई भी जेंडर के आप है तो आप अल्फा हो सकते हैं। अब अल्फा का मतलब क्या होता है या बोल्डनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति से घबराए ना। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, चाहे वो सुख है दुख है, आप अपने आप को एक एक समान कहते हैं ना कि सम रहकर उस चीज़ को हैंडल करें। अब थोड़ी बहुत दिक्कत आई नहीं कि ज़िंदगी में हम लोग चीज़ों को ब्लेम करने लगते हैं, चीज़ों के ऊपर थोपने लगते हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो बोल्डनेस से मेरा मतलब आप सभी के लिए ये भी है कि आप बोल्डनेस जो एक आप बैकग्राउंड ले सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो बोल्ड भी है, दूसरी तरफ वो सिंपल भी है। तो जहाँ पे सिंपल रहने की ज़रूरत है वहाँ सिंपल रहिए एंड बोल्डनेस ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। अब बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह जाके लड़ाई दंगा करें। दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो बोल्डनेस का मतलब यही है कि बोल्डनेस आपकी जो पर्सनैलिटी है, जब आप बोल्ड होते हैं, किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। इंट्रोवर्ट जो होता है, इंट्रोवर्ट से अपना जो एक कंफर्ट जोन है से बाहर निकलिए। बी एक्सट्रोवर्ट, आप जिस लोगों से बात कीजिए, आप बाहर निकलिए घर से जब निकलते हैं तो कॉन्फिडेंस कैरी करिए अपने साथ में। अब ये कैसे करेंगे? ये आप कैसे करेंगे कि ये आप अपनी नॉलेज को बढ़ा के, जब आप मान लीजिए किसी के साथ डिस्कशन में तो वहाँ पे होता क्या कि कुछ बात हो रही है, आपको पता नहीं कि क्या बात हो रही है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, तो उस टाइम पे आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ऐसा ज़रूरत है कि आप अपने को नॉलेजेबल बनाएं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको सीधा रखें, दैट स्ट्रेट रखें, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो विल कॉन्फिडेंट, और जब कॉन्फिडेंट हो गए तो आपकी बोल्डनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आई। और आप चाहते हैं तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कशन हम आगे आने वाले जो सीरीज़ है या फिर आगे आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आज का कोट आप सभी के लिए बचाऊंगा। सभी जो है एक बोल्डनेस का जो नेचर है उसे इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर करें। बाहर निकलिए विद जो पर्सनैलिटी। अब ऐसा नहीं है कि किसी बदतमीजी से बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। विनम्र रहिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, सबसे आपसे छोटा हो आपसे बड़ा हो जो भी हो, तो आप उन सभी से एक इज्जत से, एक प्यार से, विद अ स्माइल ऑन योर फेस बात कीजिए। तो ये था जो वोट आप सभी के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए है कि गिफ्ट सिटी कहाँ पर है। एंड उससे पहले आपको बताना है गिफ्ट सिटी है क्या। अब ये जो GIFT है इसका एक फुल फॉर्म भी है। तो इन अगर ओवरऑल बात करूँ तो आज के लिए आप सभी के लिए 3 सवाल है कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है, गिफ्ट सिटी है क्या, पर उसके साथ साथ में ये कहाँ लोकेटेड है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, देन अपने बाद अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए जी फ्रेंड्स। बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो ये था आज का कोट आप सभी के लिए। नाउ ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 23 नवंबर 2023 एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एनिमल क्रुएल्टी मेक्स चिल्ड्रन सेवर। अभी डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे जैसे बताया कि कैसे एनिमल क्रुएल्टी है वो एक इंटरलिंक्ड है टूवर्ड्स बात करते हैं ना कि जो चिल्ड्रन अब्यूज़ है उससे रिलेटेड। तो हाल ही के अंदर जो एक डेटा सामने है उसमें पता ये चला है कि लगभग 2/3 जो बात के अंदर बच्चे हैं वो फेस करते हैं फिजिकल अब्यूज़ को, एंड हाफ ऑफ देम अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज़ एज वेल, एंड एवरी सेकंड चाइल्ड इनकाउंटर्ड इमोशनल अब्यूज़। अभी ये ऐसे शॉकिंग जब डेटा स्टैटिक्स सामने आते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरऑल जो ग्लोब के अंदर हम स्टैटिक्स की बात करें तो पता चलता है कि कैसे
चाइल्ड अब्यूज़ है वो एक कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है। अब इसके पीछे कुछ रीज़न भी हैं, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर का हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट का इनएफिशिएंसी होना, या फिर पॉवर्टी है, या फिर इलिटरेसी है, या कल्चरल एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनके कारण जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं बट स्टिल जो चीज़ें हैं ना कि कैसे सोसाइटी के अंदर बच्चों को दबाया जाता है, चाहे इनको फिजिकली अब्यूज़ किया जाए चाहे मेंटली। अभी आपने देखा भी होगा कई जगह जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह होती है तो वहाँ पे फिजिकली एक टॉर्चर होता है उन बच्चों के ऊपर, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, जो चाइल्ड लेबर होता है, तो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो चाइल्ड अब्यूज़ जो है इनके पीछे ये फैमिली का स्ट्रक्चर कि कैसे फैमिली जो है वो ट्रीट करती है बच्चों को, उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट इनएफिशिएंसी, बिकॉज आप जब तक लॉ जो है एक इन चीज़ों को लेकर खासा एक्टिव नहीं होगा या कुछ जैसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होगी, जब तक भी ये चीज़ें जो है वो एक लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस की जाएगी। एंड इसके अलावा पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। अब इलिटरेसी के अंदर होता क्या है दोस्तों कि जब कोई समाज के कोई तबका है या कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ही और शी डोंट नो कि अगर बच्चे को आज फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ किया जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो ऐसे कुछ जब कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को अब्यूज़ करना काफ़ी आसान है, बिकॉज दे थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ खासा असर पड़ेगा नहीं आगे। एंड जब पॉवर्टी होती है तो जैसे कई आपने देखा भी होगा कि कई जगह क्या होता है कि कई पेरेंट्स जो है या स्पेशली जो मेन हैं वो ड्रिंक कंज्यूम करके देन दे अब्यूज़ करते हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को। तो ऐसी कुछ चीज़ें जब होती है तो डेफिनेटली ये जो इसके केसेस हैं, चाहे चाइल्ड अब्यूज़ के हो, चाहे एनिमल अब्यूज़ के हो, या इन जनरल डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब लिंक बिटवीन एनिमल क्रूएल्टी एंड ह्यूमन वायलेंस का क्या आपस में इंटरलेक्शन है। अभी केस स्टडी के अकॉर्डिंग 1751 के अंदर ऐसी कोई रिसर्च सामने ये जहाँ पे पता चला है कि जो ह्यूमन वायलेंस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है टूवर्ड्स ये जो एनिमल अब्यूज़ है इससे, पर्टिकुलरली इन हाउस होल्ड वेयर फैमिली पेट्स आर अब्यूज। अभी ऐसे कुछ आंकड़ों के अनुसार जहाँ पे कोई परिवार है जहाँ पे किसी ने पेट पाल रखा है, चाहे वो कोई भी डॉग हो या कैट हो या कोई भी डोमेस्टिक अगर जानवर उसको पाल रखा है, तो उसके साथ अगर अब्यूज़ हुआ है या उसके साथ क्रूएल्टी दिखाई है उस मालिक ने, तो मोस्ट चांसेस ये है कि जो वो उस जानवर का मालिक है वो उसके खुद के बच्चे जो हैं उनके साथ भी एक क्रूअल बिहेवियर ज़रूर रखेगा। अब कोरिलेशन स्टडीज़ की बात करूँ तो स्टडीज़ इन इंग्लैंड US स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन हाउस होल्ड वेयर एनिमल अब्यूज़ वाज प्रेजेंट एंड दोज विद चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ अब्यूज़ और नेग्लेक्ट। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कैसे अगर किसी हाउस होल्ड के अंदर जहाँ पे एनिमल्स का अब्यूज़ किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है बट स्टिल 90% या 95% ऐसे चांसेस है कि वो जो परिवार है या फिर जो उस परिवार के लोग हैं वो उनके परिवार के बच्चों को ऑब्वियसली एक हरास जरूर या मेंटली कहते नहीं हरास करना वो हमें देखने को मिलता है उन परिवारों में। अब टैक्टिक्स की बात करूँ, कोएरेसिव ट्रीट्स एंड वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स आर समटाइम्स यूज्ड टू कोरेज चिल्ड्रन इनटू कंप्लायंस, silencing them from reporting abuse out of fear of their own safety for that animals। अभी बच्चे आपको पता है कि जब बच्चे इस चीज़ें देखते हैं सामने कि कैसे उनके परिवार के लोग किसी जानवर को मार रहे हैं बिना मतलब ही, एंड एक डिफरेंस कोई भी एक ये जो कह रहा हूँ ना आपसे कि जो वायलेंस है चाहे वो एनिमल्स के अगेंस्ट हो चाहे बच्चों के अगेंस्ट, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप भी एक इंसान है और जो सामने व्यक्ति आपके खड़ा है या फिर जो जानवर है वो भी एक जीव है। तो ऐसे में अगर आप ऐसा बिहेवियर रखेंगे, मान लीजिए किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो जब आप उनके सामने ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जैसे वायलेंस हो गया या जानवरों के प्रति क्रूएल्टी बिहेवियर दिखाना, तो एक उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि इफ़ दे आर अगर वो पेरेंट्स जो है वो अगर ऐसा ट्रीट करें जानवर तो हो सकता है इन फ्यूचर वो अब हमको भी जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण क्या होता है कि जब बच्चे डर जाते हैं तो वो इन सभी केसेस को रिपोर्ट करने भी डरते हैं। अगर उनको किसी को बताना भी रहे कि यस दे आर ट्रीटिंग अनवेल अस, तो वो एक डर बैठा रहता है कि अगर हम किसी को कुछ बताएंगे तो ये जो घर वाले हैं ये इन्हें भी मारेंगे। तो ऐसे कुछ कारणों के ऐसी कुछ रीज़न के कारण ये जो ऐसे केसेस हैं ये खुल के सामने भी नहीं आते। Detachability and reporting animal abuse is often easier to detect than child abuse and can serve as an earlier indication to protect human victims। अभी क्या होता है दोस्तों कि ह्यूमन वायलेंस जो है उसको डिटेक्ट कर पाना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कैसे अगर कोई पेरेंट है कि अपने बच्चे को मारा है तो वो ऐसे खुले आम आके पुलिस को या किसी भी ह्यूमन राइट्स वाले को ऐसे बता नहीं सकता है कि मेरे साथ ऐसी क्रूरटी हो रही है। बट जो जानवर है वो और क्या करेगा कि अगर कोई उसे मारता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालना या फिर घर से चले जाना। तो या फिर स्कार्स जो होते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई व्यक्ति किसी ने
उसने किसी जानवर को मारा है, दैट उसके जो पेट डॉग है उसको मारा है, तो वो घर छोड़ के जब धीरे धीरे चला जाएगा तो पता लगता है कि जब देखता है कि पता चल ही जाता है कि ये एक डोमेस्टिक डॉग है, बट स्टिल इसके ऊपर इतने सारे घाव के जो चोट के निशान है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण जो एनिमल अब्यूज़ है उसको आसान डिटेक्ट कर पाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड अब्यूज़। बिकॉज एज यू नो, मैंने आपको बताया कि कैसे चाइल्ड अब्यूज़ को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज चिल्ड्रन जो है वो इतना खासा खुल के सामने आते नहीं है किसी के सामने भी। तो लैक ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज इन इंडिया डिस्पाइट इंटरनेशनल स्टडीज देयर इज अ डेarth ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च ऑफ इंडिया लैकिंग एनिमल क्रुएल्टी टू चाइल्ड अब्यूज़। अभी बाहर की बात करूँ दोस्तों, विदेशों की, चाहे वो इंग्लैंड हो, USA हो, चाहे कोई भी अलग कंट्री हो, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट की जा चुकी है जहाँ पे इन सभी चीज़ों को रोकने की एंड पॉलिसी ऑलरेडी जो लॉज है इन सभी के अंदर चेंजेस किया जा चुका है। बट ऐसी चीज़ों का, यानी कि एनिमल अब्यूज़ हो चाहे चाइल्ड अब्यूज़ हो, इनको लेकर कोई खासा लॉ या फिर रूल हमारे भारत देश में नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को एक लाइमलाइट में लाया जाए एंड उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन जो है वो लिया जाता है कि क्रुएल्टी जो है एनिमल्स के ऊपर हो चाहे बच्चों के ऊपर हो, उसको रोका जा सके। डेटा कलेक्शन एंड लॉ इन्फोर्समेंट की बात करूँ तो एब्सेंस ऑफ डेटा है, बिल्कुल। अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो एक्शन कहाँ से लेगी सरकार। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ ऐसे कमिटीज़ हैं उनका गठन किया जाए, या फिर ऐसे कुछ जो टीम्स हैं उनका कंडक्ट किया जाए, उनको एक वर्क किया जाए ताकि एक प्रॉपर डेटा तैयार किया जा सके, ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको ईजी बनाया जा सके। क्योंकि जब कोई डेटा सरकार के साथ होगा या सरकार के सामने होगा तभी कोई प्रॉपर लॉ या पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है हमारे देश के अंदर। Absence of data collection under cruelty laws in India hinders the understanding of crime overlap and prevention strategies। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो एंटी क्रुएल्टी लॉज है वो इतने ज़्यादा कोई रॉबस्ट नहीं है हमारे देश के अंदर, एंड इनको इसको लेकर कोई खासा डेटा भी है वो कलेक्शन या डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन के अंदर। तो ऐसे में जितना ज़्यादा डेटा कलेक्शन होगा, इतना ज़्यादा अच्छे से एक ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें तैयार की जाएगी, उस हिसाब से जो लॉज है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ईजी होता जाएगा। अब रोल इन क्राइम प्रिवेंशन की बात करूँ तो एनफोर्सिंग एंटी क्रुएल्टी लॉज है, चाहे नॉट ओनली प्रोटेक्ट एनिमल बट ऑल्सो एक्ट एज अ डिटरमिनेंट टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस अगेंस्ट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे एनिमल अब्यूज़ है वो रिलेटेड है चाइल्ड अब्यूज़ से। तो अगर सरकार जो है वो एंटी क्रुएल्टी लॉज इम्प्लीमेंट करती है तो अगर एनिमल्स को बचा लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन वायलेंस है, चाहे या फिर बात करूँ जो चाइल्ड अब्यूज़ है, वो उसके कम होने के चांसेस हमें नजर आते हैं। बिकॉज एज यू नो, जैसे वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में, तो अगर एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ है वो अपने आप एक कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती है। कोलैबोरेशन ऑफ प्रिवेंशन, अब अलग अलग टीम जो है उनको कोलैबोरेट करना ज़रूरत है, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन हो चाहे एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स हो, इन सभी को एक साथ आना पड़ेगा। क्रूशियल टू कलेक्टिव रिड्यूस अब्यूज एंड प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब ऐसे कुछ NGO हैं या फिर ऐसे कुछ सरकारी या फिर प्राइवेट भी ऐसे कुछ प्लेयर्स जो हैं, जब वो आपस में एक साथ आएंगे, चाहे वो हम देखते हैं कि कैसे एनिमल क्रुएल्टी को लेकर कुछ NGOs बने हुए हैं या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर ह्यूमन राइट्स ऐसी कुछ चीज़ें, तो ये सभी जब आपस में आएंगे, सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को चेंज होते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इन सभी ग्रुप्स को एक साथ आना पड़ेगा जल्द से जल्द, ताकि क्रुएल्टी जो है चाहे एनिमल्स पे हो चाहे बच्चों पे हो, इसको जल्द से जल्द रोका जा सके। तो डिफरेंस ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई कैसे जो इंटर रिलेशन है बिटवीन एनिमल अब्यूज़ एंड चाइल्ड अब्यूज़ वो इससे रिलेटेड है, और कैसे हमारे देश के अंदर आज भी इन सभी चीज़ों की कमी है, बट स्टिल चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना कि कैसे TV में एड्स वगैरह आते हैं कि कैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, या फिर इन अखबार में भी आप पढ़ते हैं कि कई बच्चे जो है वो घर छोड़ के चले जाते हैं द अर्ली एज, बिकॉज जो घर का माहौल है वो उस लेवल का नहीं होता है। तो ऐसे में ज़रूरत है पेरेंट्स को भी समझने की, जो पेरेंट्स हैं उनको लिटरेट करने के इस बारे में कि सिर्फ ये अभी की बात नहीं है। अगर अभी आपने माना, अभी आपने किसी बच्चे को मारा है ना, आपको लगता है कि अगर मैं मारने से बातें अच्छी हो जाएगी या मेरी बात मानने लगा, बट ऐसा नहीं है। अगर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जो बच्चा बड़ा होगा, तो दैट विल नॉट फॉलो योर रूल्स। आपके जो बस सिखाए गए काम है या आपका जो आप जो चाहते हैं कि वो करे, तो आपकी बात नहीं मानेगा एंड अगेंस्ट जो है वो जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि बच्चों को ना डांट धमका के नहीं, बल्कि प्यार से समझाने की ज़रूरत है, या बट एक डिसिप्लिन जो है वो लाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मारने या फिर इन सभी चीज़ों से काम नहीं होगा। तो ये था पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड, लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स। अभी ये फ्रेंड आपको पता है कि कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ग्रोइंग फेज के अंदर है, यानी कि हमारा देश जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है। तो ऐसे में बात होती है कि कैसे इनकम जो है और ग्रोथ के अंदर इतना ज़्यादा एक जो गैप है हमें देखने को मिलता है।
द इंडियन इकोनॉमी फेसेस इनकम प्रॉब्लम डिस्पाइट GDP ग्रोथ, लीडिंग टू डिबेट्स ऑन जॉब क्रिएशन एंड डाउट्स अबाउट गवर्नमेंट डेटा एक्यूरेसी। अभी बात ये होती है कि कैसे हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वो एक ग्रोइंग फेज के अंदर है, बट स्टिल जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम है या पर व्यक्ति की जो इनकम है वो उस लेवल की नहीं है। यानी कि जैसे हम बताते हैं कि हमारी GDP जो है वो टॉप 5 के अंदर आने वाली है या टॉप 3 के अंदर आने वाली है, तो उस हिसाब से जो पर कैपिटल या फिर बात करूँ कि पर व्यक्ति जो है इतनी तनख्वाह नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अमीर व्यक्ति है वो और ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं, एंड जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर जो पुअर जो कैटेगरी है या फिर बात करो जो पुअर लाइन से या उससे नीचे हैं, तो उनकी हालत थोड़ी और ज़्यादा इसमें खस्ता नज़र आती है। तो ऐसे में ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को काउंटर करती है। तो जॉब क्वालिटी कंसर्न जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, डिस्पाइट कि हमारा देश जो है वो ग्रो कर रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सर्विसेज लैक एडिक्वेट गुड जॉब कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम इनसफिशिएंसी फॉर मिलियंस। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि जैसे समय बढ़ा है, यानी कि 1999 और 2000 के बाद में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है, तो ऐसे में हुआ क्या है कि जो अर्बन लोग या रूरल जो लोग थे उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर से हटकर सर्विस सेक्टर में ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे हुआ क्या है कि अब जो व्यक्ति गांव में पढ़ा लिखा है या फिर जो व्यक्ति की एजुकेशन पूरी नहीं है या फिर स्किल सेट मैच नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो खेती बाड़ी जो काम है वो छोड़ के शहर के अंदर आता है फॉर सीकिंग जॉब। अब ऐसे में जब उसकी स्किल्स है वो मैच नहीं करती है किसी भी जॉब के साथ या फिर क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं और जो जॉब लगती थी उनकी शहर में आके वो भी नहीं लगती है। तो ऐसे क्या होता है कि चीज़ें जो है वो उस व्यक्ति के लिए और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज खेती बाड़ी का जो ऑप्शन था जहाँ से अच्छी खासी इनकम हो सकती थी वो उसने छोड़ दिया, एंड देन अपनी ग्रोथ के लिए चाहे फैमिली की ग्रोथ के लिए एक इनकम पर्सपेक्टिव देखते हुए जब वो शहर आया था तो वो भी उसका जो ड्रीम था फुलफिल नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ भी उसको जॉब नहीं मिली है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन लो पेइंग टेम्परेरी रोल्स विद नो सिविल सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। अभी जो कुछ थोड़ी बहुत जॉब भी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जो कहते हैं ना कि टेम्परेरी जो रोल होता है, यानी कि आपको परमानेंट नहीं, बस कुछ दिनों के लिए हम कहते हैं ना ठेके पे देना किसी को काम, तो वो चीज़ें हैं। तो जब वो चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट होती है तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति के पास एक परमानेंट जॉब नहीं होती है, बट एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, साथ ही में इनकम भी कोई खासा नहीं होती, लो पेइंग होती है, प्लस के साथ में कोई सोर्स सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई स्किल डेवलपमेंट भी नहीं होती है। बिकॉज आपको जो व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति को काम सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना है तो वो स्किल कैसे डेवलप करेगा उसको, बिकॉज उसको ओवर द पीरियड टाइम हमेशा सिर्फ एक ही काम करना है, तो वो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। लो पेइंग जॉब है तो एक जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होगा, पर उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी जो है वो भी उसको नहीं मिलेगी, बिकॉज उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो ऐसे कुछ डर के कारण, बट स्टिल क्योंकि अब वो गाँव छोड़ के जो है वो किसी शहर में आ चुका है तो ही नीड सम काइंड ऑफ वर्क। तो ऐसे में ये जो चीज़ें है वो एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है उस व्यक्ति के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करूँ तो वर्ल्ड नीड्स टू शिफ्ट एम्फसाइजिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड सोशली हार्मोनियस एंटरप्राइजेज। अभी जो वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो एक शिफ्ट की ज़रूरत है इकोनॉमिक आइडियाज़ के अंदर जो एम्फसाइज करे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को एंड सोशल हार्मोनी एंटरप्राइजेस को। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जॉब्स हैं, अभी आपको पता है कि कैसे जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है या फिर सर्विस सेक्टर की बात होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको पता है फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है तो कई सारे जो पोल्यूशन है या फिर जो पोल्यूशन है वो क्रिएट करती है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें है ना, ये इन्वायरमेंट के लिए तो सेफ नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि एक ऐसा जो वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट की जाए, ऐसा कुछ इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट किया जाए, ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको एम्फसाइज किया जाए, बट उसके साथ साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो सस्टेनेबिलिटी है या उसकी स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर उस कंपनी को ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी एक जो रोज़ का दिहाड़ी होती है ना उसको देने की, क्या आपने आज काम किया ये आपके रुपये रहे। तो ऐसे में उस व्यक्ति को पैसा तो मिल जाते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग पीरियड के अंदर एक ग्रोथ जो है उस व्यक्ति की नहीं होती। तो ऐसे में कंपनी की ज़रूरत है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, एक परमानेंट जो जॉब है वो प्रोवाइड की जाए, बट स्टिल जो एक क्योंकि व्यक्ति का जो एक कहते हैं ना कि चीप लेबर जो है वो अवेलेबल होता है, तो इसलिए कंपनीज भी है वो खासा ध्यान नहीं देती इन सभी चीज़ों पे। तो ज़रूरत है कंपनीज को थोड़ा इस पर ध्यान देने की। साथ ही मैं एंटरप्राइज रीडिज़ाइनिंग की बात करूँ तो स्मॉल लोकल और सोशल रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज आर फेवर्ड ओवर ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर क्रिएटिंग डेंस इकोनॉमिक नेटवर्क्स।
अभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ें काम करती है सप्लाई के अंदर, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, उनसे ज़्यादा जो जॉब्स है वो क्रिएट करते हैं स्मॉल लोकल, और ये जो चीज़ें होती है ना, किसी लोकल कोई शॉप है या लोकल कोई फैक्ट्री है, तो इनके अंदर इजीली उनको जॉब मिल जाती है। तो ऐसे में जब बड़ी कंपनीज है या ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात होती है, तो उन लोगों को इस स्किल सेट के डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सिर्फ वो अपना जब छोटे लेवल पे एक स्टार्ट जो है उनको एक निचले स्तर से करना पड़ेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होना चाहिए कि ग्रोथ जो है उनको अपने करियर के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। वैल्यूइंग केयर गिविंग, रिकॉग्निशन ऑफ केयर गिविंग वर्क एंड वैल्यूइंग इट बियॉन्ड मॉनेटरी मेजर्स, एड्रेसिंग इट्स अंडर एस्टिमेशन इन ए ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अभी कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे इकोनॉमी है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई, एक महिला का एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। मान लीजिए कोई महिला है या जो किसी कंपनी के अंदर काम करती है, तो जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है तो उनकी जो सैलरी है तो वो एक जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, या फिर उनका जो एक जॉब करने का तरीका है वो इकोनॉमी के अंदर एक जो ऐड है वो एडअप करता है। बट ऐसे कुछ फील्ड्स भी हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, बट स्टिल उनका जो जॉब है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि कुछ केयर गिविंग जो फील्ड्स हैं, जैसे कि होता है ना, कई महिलाएं स्पेशली शहर के अंदर जो काम वाले जो होते हैं, या फिर किसी घर पे डोमेस्टिक काम जो करने जाते हैं, तो उन सभी वर्क को वर्क की कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है उन सभी को भी इस कैटेगरी में फॉल किया जाए, ताकि एक जो उनके ऊपर ध्यान है, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं या फिर एक महिला जो किसी घर में काम करने जाती है, तो उस काम को भी एक काम समझना चाहिए। बट प्लस इसके साथ साथ में क्या है कि जब ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। साथ में जो मॉनेटरी मेजर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। अब डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक फोकस की बात करूँ तो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक मॉडल ओवरलुक्स नॉन मोनेटाइज्ड केयर गिविंग विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज कॉजिंग इम्बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूएशन। वही जैसा मैंने आपको बताया ना कि कैसे जो महिलाएं केयर टेकर के अंदर है या फिर फील्ड्स के अंदर काम करने जाती हैं, यानी सुबह जाती है एंड शाम को, चाहे वो धान निकालना है फिर फील्ड में से, या फिर जो भी फील्ड के अंदर काम होता है, प्लगिंग करना, या फिर जो फसल है उसको, जो फसल उगाई है उसको बाहर निकालना है। तो ऐसे कुछ काम जब महिलाएं द्वारा किए जाते हैं स्मॉल स्केल लेवल पे, तो उन सभी को इकोनॉमिक वैल्यूएशन जो है वो ज़रूर देने की ज़रूरत है। पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स शुड प्रायोरिटाइज द व्यूज ऑफ वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेज, वुमेन रादर देन रिलाइंग सोशली ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्टैटिक्स। अभी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर तो ऑलरेडी पॉलिसी रिफॉर्म्स हो चुके हैं, उनके ऊपर तो आपको पता है कि वो कंट्रीब्यूशन है उनका इकोनॉमी के अंदर है ही। बट जो स्मॉल लेवल पे है, चाहे वो एंटरप्राइज हो स्मॉल, चाहे वुमेन वर्कर्स हो, चाहे कोई भी ऐसे जो आपको लगता है कि ना कि प्राइमरी लेवल की जो काम होते हैं, जिसमें आपको बता रहा है कि फील्ड में काम करना है या किसी डोमेस्टिक काम करना है, तो इन सभी को लेकर भी एक पॉलिसी की ज़रूरत है। यहाँ पे पॉलिसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो भी एक दिक्कत हमें जो भी सरकार के सामने रखे उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। तो सिर्फ बड़ी कंपनीज के ऊपर पॉलिसी बनाने से काम नहीं होगा, बट अब ज़रूरत है कि जो स्मॉल लेवल पे चीज़ें हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो व्यक्ति अपना गांव छोड़ के शहर में एक काम के सिलसिले में आया है या फिर काम ढूंढने के सिलसिले में आया है, तो ज़रूरत है कि उन सभी को एड्रेस किया जाए, उन सभी के लिए ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो एक पुरुष हो। उन सभी के लिए ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे उनके काम को एक रिकॉग्निशन दिया जा सके, उनको एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसके अंदर जगह जो है वो दी जा सके। पैराडाइगम शिफ्ट की बात करूँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन शुड इन्वॉल्व लिसनिंग टू मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस रादर देन रिलाइंग हिस्टोरिकल इकोनॉमिक स्टैटिक्स। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अब ज़रूरत है सरकार को उन सभी की सुनने की, जो मैं आपको बता रहा कि जो भी व्यक्ति या पुरुष है चाहे महिला है, उन सभी को जो स्मॉल स्केल लेवल पे काम करते हैं, जिनका काम जो है वो काम रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो उन सभी को रिकॉग्निशन देने की, प्लस क्या ज़रूरत है, मतलब उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सभी को फुलफिल करने की, साथ ही में उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की, जहाँ पे उन सभी के लिए एक सेफ वर्किंग जो प्लेस है या फिर सेफ वर्किंग चीज़ें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट की जा सके। सोशल एंटरप्राइज एम्फसाइज्ड फ्यूचर इकोनॉमिक एवोल्यूशन मस्ट रिफॉर्म टू रिफ्लेक्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज एंड नॉन मोनेटाइज येट वैल्यूएबल फॉर्म्स ऑफ वर्क। अभी वर्क जो है उनका भी सेम ही है, चाहे बात करूँ, क्योंकि जितना ज़रूरी किसी फैक्ट्री के अंदर काम है, किसी कंपनी के अंदर काम है, उतना ही ज़रूरी कोई काम किसी डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है, चाहे वो एक खेत के अंदर भी काम जो होगा वो उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसे में ये सोच के कि ये तो
इतने कोई खासा वर्क नहीं है, ऐसे सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती इनसे। तो ज़रूरत है कि उन सभी को जो मार्जिनलाइज्ड है या फिर जो इस काम में इन्वॉल्व है, उन सभी को एक रिकॉग्निशन देने की, एक ऐसी जगह क्रिएट करने की, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर ऐसी प्लेस क्रिएट किया जहाँ पे इन सभी को रिकॉग्निशन मिले, इनके हित में काम किया जा सके, इनके लिए जो भी एक पॉलिसीज़ है वो रिफॉर्म की जा सके, ताकि मेन इकोनॉमी जो है इनका रोल भी समझा जा सके, एंड ये भी अपने आप को फुलफिल समझे, ये भी अपने आप को समझे कि हाँ, कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक इम्पैक्ट डाल रहा है। बिकॉज एज यू नो, जो महिला एक फार्म में काम करने गई है उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करनी हूँ, बट स्टिल सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी को एड्रेस करे, उनको मेन स्ट्रीम में लाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, एंड जितना ज़्यादा हो सके इतना ही उन सभी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सके। तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे सिर्फ जो बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, बट जो बढ़ती इकोनॉमी है इसके अंदर बढ़ती जॉब्स जो है उन सभी के लिए ज़रूरी है। जो व्यक्ति छोटे वर्क में इन्वॉल्व है, छोटा वर्क इन द सेंस कि जो किसी फील्ड में काम कर रहा है, या फिर जो इनके कोई इकोनॉमिक वैल्यू या फिर रिकॉग्निशन जो है उनको नहीं दिया गया है अभी तक, तो ज़रूरत है उन सभी को इकोनॉमिक एक रिकॉग्निशन देने की। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं आज के कुछ। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड द घोल एज इट्स ऑफिशियल स्टेट फिश। तो गुजरात जो सरकार है उन्होंने घोल जो फिश है उसको एक अपनी स्टेट फिश का दर्जा दिया है। साथ ही में एक म्यूजिकल फ्रॉग जो है वो नई स्पीशीज पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही बात को सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्राइवेट कंपनी है मुंबई की जेनेसिस इंटरनेशनल, उसके साथ टाई अप करके एक 3D मैप जो है सेवरल सिटीज़ का या टाउन्स का तैयार किया है, जिससे अब कोई भी टाउन अगर तैयार करना है तो उसके लिए ऑलरेडी 3D मैप से प्रिंट किए जा सकते हैं। साथ ही बात करूँ तो गुवाहाटी है, उसके अंदर इंस्टीट्यूट है, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। साथ ही एक 2D प्रोटीन मोनोलेयर यूजिंग लाइसोसोम, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर 2D मॉडल बनाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो गुवाहाटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इन्होंने चीज़ें जो है वो तैयार की है यूजिंग लाइसोसोम। तो ये था आज की हेडलाइंस। आई होप कि आप समझ में आया कि करंट अफेयर भी थे। सो या दैट्स हैव टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अपना कमेंट जो है आपका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, या कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि और इन्फॉर्म जो है डिसीजन ले पाए था इन्फॉर्म्ड होके। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं कोशिश करूँगा रोज़ सुबह आपको 9 बजे वीडियो है वो अपलोड कर दूँ सभी के लिए। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.